तो ये एपिसोड शुरू होती है माउंट जोंगनॉन से। क्या एल्डर हॉन्ग और मास्टर डैन आप कह रहे हैं कि नॉर्थ युआन एक्टिव हो रहा है और ब्लैक कासल इन सब का सेंटर है? ओल्ड बैगर बताता है आपने सही कहा, हमने मेनलैंड पर घुसपैठ करने वाले का पता लगाने के लिए जियोबैंक के सारे चैनलों को एक्टिवेट कर दिया है। जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, मास्टर को आखिर इसके बारे में क्या सोचते हैं? और लीडर उन लोगों को बताता है मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप लोग सोच रहे हो। उनका मेनलैंड पर आने का कारण क्या है? ग्रेट मिंग एम्पायर ने अपनी पोजीशन को पूरी तरह सिक्योर कर लिया है, इसीलिए नॉर्थ युआन के आर्म ऑर्गेनाइजेशन और ब्लैक ब्लड कासल के लिए उसे हिलाना बहुत ही मुश्किल होगा। जिस पर ओल्ड बैगर कहता है हमें इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट मिंग एम्पायर को हिला ना सके, लेकिन ब्लैक ब्लड कासल की बात अलग है क्योंकि उसके पीछे वो आदमी है डायरी। वो आगे डैन बताता है मिंग एम्पायर चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो आदमी चाहे तो उसे पल भर में ध्वस्त कर सकता है। हमें जवाबी हमले पर विचार करना होगा, इसीलिए मैंने सुप्रीम एल्डर और मास्टर क्वाक के साथ बैठक की रिक्वेस्ट की थी। जो सुनता हुआ लीडर अपने मन में कहता है अगर किंग ऑफ वार जैसा शक्तिशाली इंसान भी उसे लेकर परेशान हो रहा है तो निश्चित ही ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ वो कहता है तो इस मामले को आयरन मार्शल एसोसिएशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। और डैन पूछता है एल्डर क्या आपके पास कोई और भी इंफॉर्मेशन है? ओल्ड बैगर बताता है मेरे जासूसों के द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन के अनुसार हाल ही में चीन की महान दीवार को पार करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि लोगों की संख्या सामान्य से 3 से 4 गुना बढ़ गई है। जिस पर कि डैन उससे पूछता है अगर वे वाकई में इतने बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या सैन्य अधिकारियों को उनके बारे में जानकारी नहीं मिली होगी? ओल्ड बैगर बताता है आपने सही कहा, उनकी संख्या तो बढ़ी है लेकिन वे छोटे छोटे ग्रुपों में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए गार्डों के पास कोई कारण नहीं है उन्हें रोकने के, क्योंकि बड़ी संख्या में वे उनका सही से पता नहीं लगा पा रहे हैं। साथ ही उनकी पहचान भी पूरी तरह स्पष्ट है तो इसलिए गार्ड उन्हें रोक नहीं सकते। हम देखते हैं एक बंदा अपनी आइडेंटिटी कार्ड को दिखाता है तो गार्ड उसे देखते हुए कहता है क्या तुम डियोडोंग मर्चेंट ग्रुप से हो? मैंने डियोडोंग मर्चेंट ग्रुप के लोगों को काफी समय से देखता आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उनके साथ नए हो। वह बंदा बताता है मेरा नाम यून डे गुआंग है, मैं हाल ही में डियोडोंग मर्चेंट ग्रुप में शामिल हुआ हूँ, इसीलिए आप मुझे पहली बार देख रहे हो। वहाँ के आपको ग्रीट न करने के लिए मुझे माफ करिएगा। जो सुनता हुआ वो गार्ड कहता है मान लिया कि तुम नए हो, लेकिन तुम्हारे पीछे वो खतरनाक आदमी कौन है? वो बंदा बताता है उसका नाम सायक है, वो मेरा बॉडीगार्ड है। भले ही बाहर से वो क्रूर और खतरनाक लगे लेकिन वो असल में एक मूर्ख है जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। आप उससे कुछ भी पूछो वह केवल हूँ जवाब देगा। उसे थोड़ी सी तलवारबाजी के बारे में जानकारी है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया ताकि वो मुझे उस खाने को भुगतान कर सके जो मैंने उसे दिया है। गार्ड जिस पर कि उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गया, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है एक आइडेंटिटी कार्ड से केवल एक ही आदमी अंदर जा सकता है? वो बंदा जिस पर बोलता है आपने सही कहा, मैं भी कितना बेअकल इंसान हूँ, शायद इसी वजह से हमारे मर्चेंट ग्रुप के एल्डरों ने मुझे इतना डांटा था, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सब बोलता हुआ जब वह उसे पैसे देता है तो उसे लेता हुआ वो गार्ड कहता है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लोग तरह तरह के अनुभवों से ही गुजर कर विकसित होते हैं। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है शुक्रिया, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। जिस पर कि वो गार्ड बोलता है ठीक है तुम बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे तो अब तुम जा सकती हो, गेट को खोल दो। हम देखते हैं वो बंदा अंदर जाने के बाद कहता है तेरे के मैं इस तरह के काम को करते करते थक गया हूँ, क्या मुझे हर बार किले से गुजरते समय रिश्वत देनी पड़ेगी? ये सब बोलता हुआ अचानक उसका ध्यान अपने सामने एक बेगर पर जाता है जो कि भीख मांगते हुए बोल रहा था कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है पूरी दुनिया भ्रष्ट अधिकारियों और भिखारियों से भरी पड़ी है। ये सब बोलता हुआ जब वो भी उसके सामने जाता है तो वो भिखारी उससे भी कहता है सर प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वो बंदा जिस पर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है हमारी युआन की मुद्रा जब यहाँ पर शासन करती थी तब इन लोगों की हाल ऐसी नहीं थी, इतने हंगामे और संघर्ष के बाद एक नए नेशन की स्थापना करने के बाद इनका हाल ऐसा हुआ। क्या वे इतने मूर्ख हैं कि अच्छे और बुरे में फर्क भी नहीं कर सकते? वही उन पैसों को देखते हुआ वह बैगर कहता है धन्यवाद सर। वह बंदा जिस पर आगे जाते हुए अपने साथ वाले बंदे से कहता है या मुन जोंग ने कहा था कि वो हेवनली फ्रेग्रेंस बिल्डिंग में होगा, जिसका की जवाब वह बंदा हूँ कहकर देता है तो वो बंदा कहता है अगर वो हेवनली फ्रेग्रेंस बिल्डिंग में है तो पूरी तरह स्पष्ट है कि वो वहाँ पर क्या करने गया है। वही उन लोगों को दूर जाता हुआ देख यह बैगर अपने मन में सोचता है संयम, गति और सांस। उनके कदमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे लोग हाई लेवल के वॉरियर हैं। मैंने हाल ही में मर्चेंटों के कपड़ों में वॉरियरों को देखा था, शायद ये लोग भी उन्हीं में से हैं। दूसरी तरफ इन सब से अनजान ये लोग अभी भी बात करते हुए जा रहे थे। वैसे तुम पहले अच्छी तरह से बात कर पाते थे सही कहा, लेकिन अब तुम केवल हूँ कहकर ही जवाब देते हो, जिसका की जवाब वह बड़ा बंदा हूँ कहकर ही देता है। वहीं इधर ये बंदा सोच रहा था मास्टर बेयोंग ने जो मुझे कहा था वो इसके बारे में सोचते हुए ये खबर मुझे जल्द ही एल्डर हॉन्ग तक भेजनी
नहीं होगी। ये सब सोचता हुआ हम देखते हैं वे लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो भी आएगा एक कबूतर को तैयार कर उसमें खबर को डालते हुए उसे हवा में उड़ाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है इससे गियोबैंग हरकत में आ जाएगी। प्लीज मेरी खबर को सुरक्षित रूप से लेकर पहुंच जाना। और ये क्या, वो देखता है वो कबूतर जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है तो उसके चीथड़े उड़ चुके थे, जिसको देखता हुआ वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसी समय उसके बगल में वही पहले वाला बंदा आते हुए कहता है, लोग सही कहते हैं दया दिखाना कमजोरों की निशानी है। वही उसके हट को महसूस करता हुआ बैगर सोच रहा था, मैं खबर को पहुंचाने में इतना मदहोश हो गया था कि मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। जबकि इधर ये बंदा बोल रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी जिस भिखारी को मैंने मदद की वही गियोबैंग का एक कीड़ा होगा। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मैं खुद ही खुद को चोट पहुंचाने जा रहा था। और चलो सारी चीजें भूल जाते हैं, इसके बदले क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? हमारे कुछ मजबूरियां हैं इसीलिए हम इस गाँव से चुपचाप गुजर रहे हैं। तो कैसा रहेगा, तुम ऐसा दिखावा करोगे, तुमने हमें कभी देखा ही नहीं। जिस पर कि वो बैगर उस पर हमला करते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे बारबेरियनों के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये सब बोलता हुआ वो उस बंदे तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसके पास वो बड़ा सा बंदा आते हुए उसके हाथों को ही उसके बदन से अलग कर देता है, जिसके दर्द में भयानक चीख को मारता हुआ वह भिखारी तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा था। वही वो ग्रीन कपड़ों वाला बंदा उसके पास आते हुए कहता है, तुम पहले से ही जानते थे हम कहाँ से आए हैं, इसीलिए विकल्प देने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने तुम्हारे द्वारा भेजे गए लेटर को ऑलरेडी निपटा दिया है, अब बारी तुम्हारी है। उसके बाद सारी चीजें पहले की जैसी शांत हो जाएगी। तो मुझे बताओ, आखिर तुम दर्दनाक मौत मरना चाहोगे या फिर दुख में मरना चाहोगे? वह भिखारी जिस पर कहता है, मेरे मरने के बाद सारी चीजें शांत हो जाएगी। यही बकवास है, या इसीलिए तुम्हें युवान का लोग कहा जाता है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम दिमाग है। तुम्हें पता है इस गांव में 1000 से भी ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें कि 300 लोग गियोबैंग से संबंधित हैं। तो आप बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल मैं ही हूँ जो तुम लोगों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है? गियोबैंग की कान और मुंह पूरी दुनिया में फैली हुई है। वो बंदा जो सुनता हुआ काफी ही ज्यादा हैरान हुआ था और उसे गुस्से में जब मारने की कोशिश करने लगता है उसी समय कुछ अजीब होता है। आसमान में सैकड़ों की संख्या में कबूतर उड़ना शुरू हो चुके थे, जिन्हें देखता हुआ वे लोग कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही देखते उस जगह पर कई सारे भिखारी आते हुए कहते हैं, गियोबैंग के डिसाइबल एक जगह इकट्ठा हो। हम देखते हैं वे सारे ही भिखारी मिलकर उन दोनों को ही चारों ही तरफ से घेर लिया था, जिन्हें देखता हुआ वो बंदा कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे लिए चुपचाप छुप कर निकल जाना अब संभव नहीं है। जिस पर कि उसके साथ वाला बड़ा बंदा हूँ कहकर जवाब देता है, यानी कि उसका भी जवाब हाँ था। वही वो भिखारी जरा सा भी इंतजार न करते हुए उन लोगों पर हमला करते हुए कहते हैं, गियोबैंग की जिंदगी लंबी हो। जो सुनता हुआ वो बंदा उन लोगों से कहता है, लंबी जिंदगी जीने का क्या ही फायदा जब तुम भिखारी हो, बस एक कीड़े की झुंड ही हो। उसके इतना बोलते ही अगला सीन थोड़े समय बाद हेवनली फ्रेग्रेंस बिल्डिंग की होती है, जिसके अंदर ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक बंदा अपने मजे के बीच उसे इंटरफेयर करता हुआ देख कहता है, हेल के डीमन बेस्ट। जिस पर कि वो ग्रीन कपड़ों वाला बंदा कहता है, मुंजा तो तुम सच में ही यहीं पर थे? वो बंदा जो कि सुनता हुआ कहता है, ये खून की किस तरह की गंध है, या तुम कहीं से लड़ाई करके आ रहे हो? हेल्डेमन बताता है, यहाँ आने से पहले मुझे कुछ भिखारियों को निपटाना पड़ा, इसीलिए हमारी योजना में बदलाव आ गया है। वे अगर हमारा पीछा कर रहे हैं तो हमें निकलना होगा। वो बंदा जो कि घोस्ट डिमन होता है वो कहता है, चाहे तब की बात हो या आपकी, तुम हमेशा से ही अपनी मर्जी से ही काम करते हो, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए मुझे आदेश मत दिया करो। यह सारी गड़बड़ी तुम्हारी की हुई है तो जिम्मेदारी भी अकेले ही लो। ये सब बोलता हुआ वो उस लड़की पर कूद पड़ा था तो वो लड़की कहती है, सर थोड़ा आराम से। वही उसे ऐसी हरकतें करता हुआ देख हेल्डेमन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और उससे कहता है, और जब वो उसकी बातों को नहीं सुनता है तो गूंगा बंदा जो कि दुनिया के 9 स्टार डिमोनिक स्वार होता है वह भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो उस घोस्ट डिमन को सर से पकड़ते हुए उसे उस लड़की से दूर करता है। बाद में उसे बालों से पकड़ घसीटते हुए ले जा रहा होता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, कम से कम मुझे अपने कपड़े तो पहनने दो। हेल्डेमन कहता है, हमारे पास समय नहीं है। जिस पर कि जब घोस्ट डिमन बोलने की कोशिश करने लगता है, अरे यार पर फिर भी, तो हेल्डेमन उससे कहता है, अपनी बकवास बंद कर, गंदे इंसान कहीं के। तो घोस्ट डिमन उससे पूछता है, वैसे हम इतनी जल्दी में है क्यों? जिस पर हेल्डेमन बोलता है, हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्योंकि हम इस तरह के मजेदार मौके को गंवा नहीं सकते। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन हायरन मार्शल एसोसिएशन का होता है, जहाँ पर कि सो बोल रहे थे, फाइनली मैं अब इस जगह से बाहर निकल सकती हूँ। मुझे अपने फादर को देखे हुए कितना लंबा समय हो गया है, और फिर भी मैं इस यात्रा के दौरान अपनी फैमिली से मिल नहीं सकती क्योंकि मुझे सीधे नॉर्थ की ओर जाना है। तो उसकी नौकरानी कहती है, आपने सही कहा। इस बात को जानकर जरूर मास्टर को बहुत निराशा हुई होगी। ये सब बोलता हुआ जब ये लोग बोट पर चढ़ते हैं तो चल मोरिन उससे कहता है, यंग लेडी सोहो। तो सोहो बताती है,
यंग मास्टर जियोन, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। वो बताता है नहीं ठीक है, आपने अपनी सारी तैयारी कर ले, हमने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हम इस बार ब्लैक मर्चेंटों के ओरिजिन को पता लगाने के लिए जा रहे हैं। इस खतरनाक यात्रा के बारे में जानकर भी आप हमारी मदद कर रही हो, इसके लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा को हमारे जेड फ्लावर ग्रुप के मार्शल आर्टिस्ट खुद संभालेंगे। आपकी पर्सनल सुरक्षा के लिए 10 जवान हमेशा तैयार रहेंगे और आपकी चारों तरफ की सुरक्षा के लिए लगभग 100 गार्ड मौजूद रहेंगे। इस मिशन को पूरा होने तक मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। जो सुनता हुआ सो अपने मन में कहती है यह 100 गार्ड रहेंगे। मुझे इसे नफरत होती है, ऐसा लग रहा है कि वे सब के सब मुझे ही घूर रहे हैं, और चलो मैं इसे सहन कर लूंगी क्योंकि मेरा असली लक्ष्य हॉरिबियन से मिलना है। वहीं उसकी मनसा को जानते हुए नौकरानी अपने मन में सोच रही थी बहुत को वह जरूर किसी और के बारे में नहीं बल्कि मास्टर डैन के बारे में सोच रही होगी, जबकि सुहो अपनी मनसा को छुपाते हुए चेल मोरिन से कह रही थी तो ऐसी बात है। चलिए अब चूंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैं इस खतरनाक मिशन के लिए इसे सहन कर लूंगी, और आपका मेरे बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद। ये सब बोलता हुआ वो लगातार डैन के बारे में सोच रही थी तो उसकी नौकरानी उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाते हुए सोच रही थी हाँ ठीक है, पहले आप अपने कमरे में चले जाइए, उसके बाद मास्टर डैन के बारे में सोचती रहिएगा। वहीं चेल मोरिन उन दोनों को थोड़ी देर तक अजीब नजरों से देखने के बाद अपनी लाइन लेक के माउंटेन की तरफ देखते हुए काफी ही ज्यादा खामोश था और अपने फादर के साथ की गई पहले की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर कि उसके फादर ने उससे कहा था चेल मोरिन तुम मेरे बेटे हो और एक दिन आयरन मार्शल एसोसिएशन का उत्तराधिकारी बनोगे, इसलिए यदि तुम्हारे पास प्रशंसा पाने योग्य उपलब्धियां नहीं है तो तुम्हारे पास आयरन मार्शल एसोसिएशन का मास्टर बनने का अधिकार भी नहीं रहेगा। जो सुनता हुआ चेल मोरिन बोलता है मैं आपके कहने का मतलब समझता हूँ, इस मौके का लाभ उठाकर मैं ब्लैक मर्चेंटों का पूरी तरह से सफाया कर दूंगा। इन बातों को याद करता हुआ अभी चेल मोरिन अपने फादर को ग्रेट करते हुए कहता है चाहे जो हो जाए मैं अपनी योग्यता को साबित करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ उसका फादर उस शिव को खुद से दूर जाता हुआ काफी खामोश होकर देख रहा था। उसी समय उसके पीछे एक बंदा आते हुए कहता है मैं हेवनली एयर ग्रुप का लीडर आपसे मिलने के लिए आया हूँ मास्टर। तो उसकी आहट को महसूस करता हुआ शॉर्ट टैरेंट अपने मन में कहता है आयरन मार्शल एसोसिएशन की पुनर्स्थापना के दौरान हेवनली एयर ग्रुप एक ऐसा नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण लाइन लेक और 9 सेंट्रल में सूचना को प्रबंधक करने वाले अलग अलग ग्रुपों को मिलाकर बनाया गया है, और इसका लीडर जोंग योंग है जो हेवनली मर्चेंट ग्रुप में यंग लेडी सुहो का फॉर्मर इन्फॉर्मेंट था। वो असाधारण टैलेंट रखता है बिखरी हुई जानकारियों को इकट्ठा करके पर्दे के पीछे की घटनाओं का खुलासा करने में। इसे सोचता हुआ वो उस बंदे से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद यहाँ आकर रिपोर्ट देंगे, आखिर बात क्या है। तो वो बंदा बताता है जोंग सेक के लीडर ने खुद हमें यह लेटर भेजा था। जो सुनता हुआ शॉर्ट टैरेंट काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या सच में जोंग सेक ने खुद ये लेटर भेजा है। वो बंदा बताता है यह नॉर्थ युआन के बारे में है। इसी के साथ वो सारी चीजें बता देता है जो कुछ भी उस लेटर में लिखा गया था नॉर्थ युआन के बारे में, जिसको जानने के बाद शॉर्ट टैरेंट कहता है तो नॉर्थ में कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उन मार्शल आर्टिस्टों ने मर्चेंटों के बीच में चीन की महान दीवार को पार कर ले। क्या सीमा को पार करना इतना आसान है? आपका इस पर क्या विचार है? वो बंदा बताता है मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि जानकारी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, हालांकि इस जानकारी का स्रोत ग्योबेंग का एल्डर होंग है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। शॉर्ट टैरेंट पूछता है होंग म्यू क्या वही आदमी? वो बंदा बताता है हाँ आपने सही कहा, ऐसा पता चला है कि यह जानकारी एल्डर होंग ने किंग ऑफ वार के साथ उत्तर में यात्रा करते दौरान प्राप्त की थी। जो सुनता हुआ शॉर्ट टैरेंट कहता है क्या फिर से किंग ऑफ वार? साथ ही वो सोच रहा होता है किसी न किसी तरह से हर एक मेजर घटनाओं के बीच एक मोड़ पर किंग ऑफ वार होता ही है। जरूर नॉर्थ युआन और मर्चेंट ग्रुपों का संबंध ब्लैक मर्चेंट से है। यहाँ पर कई सारी बुरी घटनाएं एक साथ घट रही है। इसी के साथ वो उस बंदे से कहता है मैं चाहता हूँ कि हेवनली एयर ग्रुप नॉर्थ युआन के हर एक घटना की जानकारी मुझे दे। अगर सचमुच में नॉर्थ युआन कोई कदम उठा रहा है तो जितने जल्दी हो सके हमें कार्रवाई करनी होगी। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम माउंट जोंगनोंग को देखते हैं जहाँ पर की डैन वो बोल रहा था बहुत खूब जैक्सन ये कपड़े तुम पर काफी अच्छे लग रहे हैं। सही कहा ना यंग लेडी, आपको भी ऐसा लगता है ना? तो हान सांग बताती है हाँ सही कहा ये अच्छे लग रहे हैं। जिसको सुनता हुआ पीछे खड़ा एल्डर होंग कहता है आप दोनों ही झूठ बोलने में बहुत माहिर हो। आप लोगों को वाकई में लगता है कि वो कपड़े उस पर अच्छे लग रहे हैं? वे लोग जो सुनता हुआ कुछ भी जवाब नहीं देते। वहीं जैक्सन उन कपड़ों को देखता हुआ कहता है अच्छा नहीं। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपनी बॉडी को फुलाता है तो उन कपड़ों का एक ही पल में चीथड़े उड़ चुका था। जिन्हें देखता हुआ डैन कहता है अरे यार तुमने तो अपने कपड़े को केवल अपनी इंटरनल एनर्जी से ही पूरी तरह तबाह कर दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ एल्डर? हाँ मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ये कपड़े पहनने के लिए राजी किया था, लेकिन अब देखो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इतना बोलते बोलते वो देखता है कि जैक्सन सायु रटता हुआ अपने पुराने फरे हुए कपड़ों के पास जाता है और जब उसे पहनने की कोशिश करने लगता है तो होलबैगर कहता है उसे फिर से वही कपड़े चाहिए। अगर वो
वो उसे इतना ही पसंद है तो आप उसे वो पहनने क्यों नहीं देते? भले ही वे कपड़े पुराने हैं लेकिन बिल्कुल भी गंदा या बदबूदार नहीं है। और डैन भी हार मानते हुए कहता है, लगता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जैक्सन, तुम जो चाहो वो पहन लो। वहीं सेम टाइम पर दूसरी तरफ बैम्बू गार्डन में हम हांसो को देखते हैं। वह अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ सोच रहा था, मुझे अब क्या करना चाहिए। ये सब सोचता हुआ वह अपने स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए अपनी मास्टर की बातों को याद करता है, जिन्होंने कि उसे वो स्वॉर्ड को देते हुए कहा था, हांसो ये लो। हालांकि ये सिर्फ एक पुरानी साधारण तलवार है और फिर भी ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए काफी होगा। इन बातों को याद करता हुआ अभी हांसो अपने मन में कह रहा था, मास्टर मुझे लगा था कि ये तलवार मेरी सुरक्षा के लिए काफी होगा, लेकिन नहीं। उस दिन मैंने किंग ऑफ वार का जो वो रूप देखा था, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो ये एब्सोल्यूट डेथ है। हालांकि जब मैं पहली बार हिंगनुम से मिला था तभी मैंने अपना मन बना लिया था, मैं उनके साथ मिलकर कन्विक्शन की रक्षा के लिए लड़ूंगा। मैं चाहता था कि हम एक दूसरे का साथ दें और अब मैं किस चीज के लिए हिचकिचा रहा हूँ। ये सब सोचता हुआ वह डैन की ओर भागता है, मानो कि उसे कुछ रियलाइज हो गया हो। जबकि सेम टाइम पर इधर हम माउंट विटाई को देखते हैं, जहाँ पर कि डीमन एम्परर को बता रहा था, हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आयरन मार्शल एसोसिएशन ने हाल ही में ताइवान ब्रांच में अपनी सेना को मजबूत किया है। जो सुनता हुआ एम्परर जब कहता है ताइवान, तो वह उसे मैप में एक जगह को दिखाते हुए बताता है, शुरुआत में यह केवल नाम मात्र का एक ब्रांच था, लेकिन कुछ समय पहले ये एक बड़ी ब्रांच में बदल गई, जिसके अंदर 200 से अधिक लोग काम करते हैं। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भविष्य में वो आयरन मार्शल एसोसिएशन के लिए नॉर्थ युआन पर नजर रखने वाला एक प्रमुख गढ़ बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें इसी ब्रांच को खत्म करना होगा। साथ ही हमें शैंक्सी और हेवन प्रोविंस में भी एक साथ 6 ब्रांचों पर अटैक करना होगा, जो कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का मात्र एक धोखा होगा, जबकि हमारा असली टारगेट यह जगह होगा माउंट हुआ। हम देखते हैं उसके बोलते ही सीन थोड़े समय बाद शिफ्ट होती है। एम्परर स्वॉर्ड सेंट की जगह नाइन सेंट्रल के पास पहुंचकर अपनी भयानक डार्क एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है, माउंट हुआ नाइन सेंट्रल की जगह मानी जाती है, जो कि बढ़ी हुई धरती में सबसे उत्तरी पॉइंट पर स्थित है। यह मेरा टारगेट बनने के लिए सबसे सही है। हम देखते हैं उसकी डार्क एनर्जी को दूर से देखता हुआ स्वॉर्ड सेंट अपने मन में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका एनर्जी मूव कर रही है। उस आदमी की दुश्मनी सीधे माउंट हुआ से है या फिर दुनिया से? वही एम्परर वो कहता है, सॉरी सैम, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा नाम डैग्योक है। वो उसकी बातों को सुनता हुआ सॉरी सेंट पहले तो कुछ भी नहीं कहता और उसे बस घूरता रहता है। बाद में थोड़ी देर तक सोचने के बाद उससे कहता है, मुझे तुमसे बहुत ही प्रबल ब्लड की गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है आज माउंट हुआ में खून की नदियां बहेगी। एम्परर कहता है, मैं आपसे सहमत हूँ। उसके न बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।